डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। विलेयता गुणनफल के अंतर्गत बात की थी हमने कि संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर आयनों की सांद्रता की गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहा जाता है। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर आयनों की जो सांद्रता का गुणनफल होता है उसको हम विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। और कॉमन आयन इफेक्ट सम आयन प्रभाव के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक समान आयन हो, तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसका आयनन कम हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल और इस कॉमन आयन इफेक्ट सम आयन प्रभाव की क्या एप्लीकेशन है, क्या इसके अनुप्रयोग है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, इनका जो यूज होता है जब हम बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं, क्षारीय मूलकों का जब परीक्षण किया जाता है तो उसके अंतर्गत ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे बात करते हैं हम प्रथम समूह, फर्स्ट जो ग्रुप है बेसिक रेडिकल्स के अंदर जिसमें Pb+2 है, Ag2+ है, Hg2+2 है, इनके अंदर इनका जो समूह अभिकर्मक डाइल्यूट HCl डालते हैं और डाइल्यूट HCl डालने पर ये धाराएं क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो देखिए, जब प्रथम समूह के अंदर डाइल्यूट HCl क्यों डाला जाता है, तो प्रथम समूह का जो समूह अभिकर्मक डाइल्यूट HCl है जिसके द्वारा लेड, सिल्वर और मरकरी के क्लोराइड अवक्षेपित होते हैं। लेड क्लोराइड PbCl2 के रूप में, सिल्वर क्लोराइड AgCl के रूप में और मरकरीज क्लोराइड Hg2Cl2 के रूप में अवक्षेपित होते हैं। इन तत्वों के क्लोराइडों का विलेयता जो गुणनफल होता है, सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्लोराइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण AgCl, PbCl2 और HgCl2 का अवक्षेपण इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl इसलिए डाला जाता है ताकि इन धातु आयन का जो क्लोराइड के रूप में अवक्षेपण है वो क्या हो जाए, इजीली हो जाए। इससे क्या होगा कि डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जो क्लोराइड आयन है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे वो धातु आयन क्लोराइड के रूप में इजीली अवक्षेपित हो जाएंगे, जिससे उनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड और फोर्थ ग्रुप के धातुओं के सल्फाइडों का अवक्षेपण। हमने बात की थी कि जो सेकंड ग्रुप है और जो फोर्थ ग्रुप है उनके जो धनायन होते हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो इनका जो समूह अभिकर्मक है सेकंड ग्रुप के अंदर एसिडिक मीडियम में H2S गैस प्रोवाइड करते हैं, जिससे
H2S गैस प्रोवाइड करने पर सेकंड समूह के जो धनायन होते हैं मरकरी सल्फाइड के रूप में और लेड सल्फाइड के रूप में और कॉपर और कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, ये जो सेकंड ग्रुप के धनायन है इनका अवक्षेपण सल्फाइड के रूप में होता है। ये सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एसिडिक मीडियम के अंदर H2S गैस क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए कि द्वितीय समूह के सल्फाइड का अवक्षेपण H2S को एसिडिक मीडियम जो H2S गैस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अम्लीय माध्यम में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H2S का जो आयनन है वो सम आयन प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। भाई जब हम एसिडिक मीडियम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड करेंगे तो H2S जो गैस होती है वो आयनाइज होकर के 2H+ आयन प्लस सल्फाइड आयन देगा और एसिडिक मीडियम HCl है तो ये आयनाइज होकर के H+ और Cl- देगा। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या है, H+ आयन कॉमन आयन है, सम आयन है और इस सम आयन प्रभाव के कारण H2S का सम आयन प्रभाव के कारण आयनाइजेशन अम्लीय माध्यम के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब जब एसिडिक मीडियम के अंदर H2S है तो उसका आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केवल वे ही सल्फाइड अवक्षेपित होते हैं जिनके विलेयता गुणनफल क्या हो, बहुत ही कम हो। जब विलेयता गुणनफल का मान कम होगा तो उस कंडीशन के अंदर वे ही धनायन अवक्षेपित होते हैं और उन अवक्षेपण जो होगा वो सल्फाइड आयन के रूप में होगा और ये सल्फाइड आयन के रूप में अवक्षित होने के कारण केवल द्वितीय समूह के मूलक है उसका विलेयता गुणनफल Ksp कम होने से इजीली अवक्षेपण हो जाता है और उनकी हम आसानी से परीक्षण एनालिसिस कर सकते हैं। तो अम्लीय माध्यम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड करने से H2S का जो आयनन होता है वो सम आयन प्रभाव के कारण कम हो जाता है। इस कारण से ये सल्फाइड आयन के रूप में अवक्षेपित होंगे। अब देखिए क्योंकि हम द्वितीय ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों के अंदर H2S प्रोवाइड करेंगे तो जब चतुर्थ समूह के जो धनायन होंगे तो इस द्वितीय समूह के साथ में भी अवक्षेपित हो जाएंगे, इसलिए डाइल्यूट HCl डाला जाएगा ताकि उनका विलेयता गुणनफल क्या हो, बहुत ही कम हो और इसलिए वे द्वितीय जो समूह के मूलक होंगे उनका Ksp कम होने के कारण क्या हो जाएगा, अवक्षेपण है वो इजीली हो जाएगा, जबकि फोर्थ ग्रुप है उसका अवक्षेपण नहीं हो पाता है। फोर्थ समूह के धातु सल्फाइडों की विलेयता गुणनफल का मान अधिक होने पर सल्फाइड आयनों को अधिक सांद्रता में ही अवक्षेपित हो जाते हैं। अब क्या होता है, फोर्थ ग्रुप के अंदर भी हम H2S गैस प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो बेसिक मीडियम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो फोर्थ ग्रुप के धनायन है जैसे कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज है, तो इनका जो अवक्षेपण होता है वो भी सल्फाइड आयन के रूप में ही होगा, लेकिन इन धातु सल्फाइडों में इनका विलेयता गुणनफल का मान क्या होता है, अधिक होता है और अधिक होने पर सल्फाइड आयनों को अधिक सांद्रता में ही अवक्षेपित होते हैं। इसके लिए H2S को क्षारीय माध्यम में, याद देखना H2S गैस है उसको हम बेसिक मीडियम के अंदर क्षारीय माध्यम के अंदर प्रोवाइड करेंगे, जिससे H2S का आयनन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर तो H2S का आयनन कम हो जाता है, जबकि यहाँ पर बेसिक मीडियम के अंदर जो H2S होगा तो H+ और सल्फाइड आयन देगा और बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो NH4+ और OH- देगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि सल्फाइड आयन है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये क्या होंगे, जो फोर्थ ग्रुप के धनायन होंगे वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव है वो प्रथम समूह में डाइल्यूट HCl और द्वितीय तथा चतुर्थ समूह के अंदर द्वितीय समूह में अम्लीय माध्यम में H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, जबकि चतुर्थ समूह के अंदर बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट
आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, तीसरी एप्लीकेशन है कि थर्ड ग्रुप में NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डालना। जब हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH। तो थर्ड ग्रुप के जो धनायन होते हैं Fe है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, तो इनका जो अवक्षेपण होता है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डालते हैं तो NH4Cl आयोनाइज होकर के NH4 प्लस और Cl माइनस आयन देता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनाइज होकर के अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि NH4 प्लस और NH4 सम आयन प्रभाव है, और सम आयन प्रभाव के कारण NH4OH का आयनन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए केवल थर्ड ग्रुप के जो धनायन होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में ही अवक्षेपित होंगे, FeOH का होल थ्राइस के रूप में, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के रूप में CrOH का होल थ्राइस, और एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस। यानी ये जो धातु आयन है वो इनके जो अवक्षेपण होगा वो किस रूप में होता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में होगा। तो यहाँ पर सम आयन प्रभाव के कारण NH4OH का आयनन है वो कम हो जाता है। अगर NH4Cl नहीं डालते तो इस कंडीशन में क्या होता है कि OH आयन की सांद्रता वो बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण से आगे वाले जो फोर्थ ग्रुप के हैं या फिर सिक्स्थ ग्रुप के जो धनायन है उनका भी हाइड्रोक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डाला जाता है। तो देखिए मैंने लिखा है कि तृतीय समूह के जो धातु आयन है Fe, Cr और एल्यूमिनियम का अवक्षेपण धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में किया जाता है। NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH का आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि तृतीय समूह में NH4Cl न डालकर केवल NH4OH ओनली फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी अधिक होगी कि आगे Fe, Cr और एल्यूमिनियम के अतिरिक्त आप देख रहे हैं जिंक है, मैग्नीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डाला जाता है। फोर्थ देखिए, तृतीय समूह से पहले HNO3 का महत्व। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में पूछते हैं, थ्योरेटिकल पेपर में भी पूछा जाता है कि तृतीय समूह से पहले HNO3 क्यों डाला जाता है। देखिए जब हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो द्वितीय समूह के क्षणिक में हम तृतीय समूह का ग्रुप रिएजेंट डालते हैं NH4Cl प्लस NaOH। इससे डालने से पूर्व यदि आपको सॉल्यूशन कलर्ड है, रंगीन दिखाई देता है तो एक दो ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड डालकर उसे हिलाया जाता है ताकि Fe2 प्लस आयन का Fe3 प्लस आयन के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्योंकि FeOH का होल थ्राइस का विलेयता गुणनफल FeOH का होल थ्राइस से अधिक होने के कारण FeOH का होल थ्राइस का पूर्ण रूप से अवक्षेपण नहीं हो पाता है। इस कारण से तृतीय समूह से पहले एक दो ड्रॉप्स अगर कलर्ड सॉल्यूशन है तो नाइट्रिक एसिड डाला जाएगा। पांचवा देखिए पंचम समूह है, तो पंचम समूह के जो धनायन होते हैं बेरियम, स्ट्रांशियम और कैल्शियम आयन जो कि कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो अमोनियम कार्बोनेट होता है। तो अमोनियम कार्बोनेट से पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं NH4 प्लस और इसमें भी NH4 प्लस सम आयन प्रभाव के कारण जो कार्बोनेट है इनका क्या हो जाता है, इजीली अवक्षेपण हो जाएगा। इसलिए सिर्फ बेरियम, स्ट्रांशियम जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होकर के इनका एनालिसिस किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगली एप्लीकेशन,
नमक का शुद्धिकरण और साबुन का अवक्षेपण, ये भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट छठा है नमक का शुद्धिकरण। जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो अशुद्ध नमक को शुद्ध करने के लिए इसके जो संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, उसमें HCl डाला जाता है। जो अशुद्ध नमक है, उस सैचुरेटेड अशुद्ध नमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि क्लोराइड आयन की सांद्रता भी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयनिक सांद्रता का जो गुणनफल है वो विलेयता गुणनफल KSP से अधिक हो जाता है। इसलिए जब आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक है तो इसका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। आयनिक गुणनफल का मान KSP यानी विलेयता गुणनफल से अधिक होने पर NaCl अवक्षेपित होगा तथा अन्य अशुद्धियां वो विलेय अवस्था में रह जाएगी। इस प्रकार से जो अशुद्धियां होती है वो विलेय अवस्था में रह जाती है और शुद्ध नमक है उसको पृथक कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सातवां, साबुन का अवक्षेपण। साबुन क्या होते हैं, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये जो उच्च वसा अम्ल है जैसे स्टेरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, यहाँ पर देखिए C17H35 COO- Na+, ये साबुन है जो कि स्टेरिक एसिड का सोडियम के साथ में लवण है। इनका जो गुणनफल होता है वो विलेयता गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से साबुन का अवक्षेपण क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो साबुन उच्चतर वसीय अम्लों का सोडियम लवण है, इसमें स्टेरिक अम्ल रहता है जिससे NaOH से क्रिया करवाकर साबुन बनाते हैं। साबुन का अवक्षेपण के लिए थोड़ा नमक मिलाते हैं जिससे सोडियम स्टेरेट ये जो स्टेरेट आयन और सोडियम आयन है इनका जो गुणनफल होगा वो विलेयता गुणनफल से क्या हो जाएगा, अधिक है। क्योंकि नमक मिलाते हैं उसमें क्या NaCl है, तो सोडियम आयन है, यहाँ पर भी सोडियम आयन है, समान प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण से इनमें क्या होगा, इनका जो गुणनफल है, आयनिक गुणनफल है, वो विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाने के कारण इजीली अवक्षेपण हो जाएगा, जिसको हम पृथक कर लेंगे। तो इस प्रकार से नमक के साथ शुद्धिकरण में, साबुन के अवक्षेपण में भी विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव का महत्व रहता है। तो ये था इसके एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।